वेलकम स्टूडेंट्स। पिछला लेक्चर जो था हम लोगों ने उसमें सीक्वेंस की डेफिनेशन देखी, कुछ एग्जांपल्स देखे जिससे जो सीक्वेंस का डेफिनेशन है वो थोड़ा सा क्लियर हो सके एग्जांपल के थ्रू। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सीक्वेंस में क्या था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स से हम क्या करते हैं, एक नॉन एम्प्टी सेट एस जो कि रियल नंबर्स के कलेक्शन का सबसेट है, उसमें एक मैपिंग डिफाइन करते हैं एफ। ठीक, और यहाँ पर जो हमारे यहाँ के जो नेचुरल नंबर्स हैं वो जिन एलिमेंट्स पे कनेक्ट होते हैं, अगर 1x1 पे, 2x2 पे, 3x3 पे, और यहाँ कोई नेचुरल नंबर n है वो xn पे कनेक्ट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, सीक्वेंस जब हम लिखते हैं तो वो हमारा सीक्वेंस क्या होता है, ये जो एलिमेंट्स हैं x1, x2, x3, इन्हीं को जब उसी ऑर्डर में लिखते हैं जिस ऑर्डर में ये मैप हो रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी के अकॉर्डिंग जब हम लिखते हैं जिन एलिमेंट्स पे ये मैप हो रहा है, तो ये जो हमें मिलता है ये हमारा होता है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। ठीक, ये हमारे ये एक्सन nth टर्म जो है वो n नेचुरल नंबर वो एक्सन पे मैप हुआ हमारे जाके। ठीक, तो सीक्वेंस को कुछ इस तरह से लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में किसी किसी बुक में इसे इस तरह से लिखा जाता है, ठीक, किसी किसी बुक में इसे इस तरह से डिनोट करते हैं, और सिंपली जब यूज टू हो जाते हैं हम सीक्वेंस के बारे में तो उसे कुछ इस तरह से लिखते हैं, जहाँ पे ये एक्सन जो हमारा है, ये एक्सन जो है हमारा वो जनरल टर्म रिप्रेजेंट करता है, सीक्वेंस का जनरल टर्म। ठीक, तो ये हमारा कुछ सीक्वेंस था, इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे थे। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और बाउंडेड सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। बाउंडेड सीक्वेंसेस, ठीक, तो बाउंडेड सीक्वेंसेस जानने के लिए हमें बाउंडेड एबव सीक्वेंस क्या होता है वो जानना है, और उसके बाद हम जानेंगे बाउंडेड बिलो सीक्वेंस क्या होते हैं वो। तो बाउंडेड एबव सीक्वेंस क्या होता है, चलते हैं देखते हैं इसको। मान लिया हमारे पास कोई सीक्वेंस है xn, कई नोटेशन है बुक में तो जो चाहे लिख सकते हैं। मान लिया हमारे पास एक सीक्वेंस है रियल नंबर्स का ये, या इसे सिंपली हम लोग इस तरह लिखते हैं। ठीक, हमारे पास कोई एक सीक्वेंस है xn, एक्सपेंडेड फॉर्म में ये हमारा है x1, x2, x3। मान लिया हमारे पास ये कोई एक सीक्वेंस है, ठीक, तो कब कहेंगे कि इस सीक्वेंस के पास एक अबव बाउंड है, ठीक, या ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव है, अगर हमें कोई एक रियल नंबर मिल जाए कैपिटल M। अगर हमें कोई रियल नंबर मिल जाए कैपिटल M, कि क्या हो कि इस सीक्वेंस के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इस सीक्वेंस में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी वैल्यू अगर इस M से छोटी या इस M के बराबर हो जाए तो हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड एबव। जैसे मान लिया कि यहाँ पर हमने लिया x1, वो भी M से छोटा या उसी के बराबर हो जाए, x2 वो भी M से छोटा या बराबर हो जाए, x3 लिया वो भी M से छोटा या बराबर हो जाए, यानी इस सीक्वेंस का कोई भी एलिमेंट हम लेते हैं और वो इस रियल नंबर से छोटा या इसके बराबर हो जाए तो हम कहते हैं कि M जो है वो इस सीक्वेंस का अपर बाउंड है, या ये सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड है। ठीक, तो कोई ऐसा रियल नंबर जो सीक्वेंस के हर एलिमेंट से बड़ा हो या उसके बराबर हो, तो ऐसे रियल नंबर को हम कहते हैं कि क्या है, उस सीक्वेंस का अपर बाउंड है। और अगर अपर बाउंड मिल जाता है किसी सीक्वेंस का तो हम कहते हैं सीक्वेंस कैसा है, बाउंडेड एबव सीक्वेंस। ठीक, तो इस बात को एग्जांपल के जरिए बताएंगे। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं कि ये कब बाउंडेड होगा, इफ xn इज लेस देन इक्वल टू m फॉर एवरी n इन n। डेफिनेशन जब देना है तो क्या कहेंगे कि अगर एक रियल नंबर कैपिटल M मिल जाए कि इस सीक्वेंस का कोई भी एलिमेंट हम ले, चाहे n जो हमारा नेचुरल नंबर है, तो चाहे x1 ले, चाहे x2 ले, चाहे x3 ले, हर एलिमेंट इस सीक्वेंस का इस कैपिटल M से छोटा या बराबर अगर है तो M इस सीक्वेंस का अपर बाउंड है और ये सीक्वेंस अपर बाउंडेड है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं एक सीक्वेंस ले लिया हम लोगों ने, द सीक्वेंस -n। ठीक, जहाँ पर n हम जो ले रहे हैं नोटेशन वो नेचुरल नंबर्स के लिए, तो ये हमारा सीक्वेंस है -n। तो -n सीक्वेंस ये तो हमारा कॉम्पैक्ट फॉर्म में, जब सीक्वेंस के एलिमेंट्स को हम लिखेंगे तो वो क्या होंगे, n की वैल्यू 1 देंगे तो -1, ठीक, 2 देंगे तो -2, 3 देंगे तो -3, -4, -5, और ये ऐसे चलता है। तो ये सीक्वेंस जो है उसके एलिमेंट्स हमारे कुछ इस तरह से। तो ये सीक्वेंस जो है हमारा
ये बाउंडेड एबव होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो सीक्वेंस है इसमें हम जैसे जैसे सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं वैल्यू क्या होती जा रही है, वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। -1 से छोटा -2 से छोटा -3 -3 से छोटा -4, यानी आगे वैल्यू जब जा रहे हैं तो वो घट ही रही है। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी इसमें, सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास -1 होगी। तो यानी इस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स जो है वो या तो -1 के बराबर है या -1 से छोटे हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमें m इक्वल -1 जो है इज अपर बाउंड, is upper bound of sequence -1। ठीक, हम कह रहे हैं -1 जो है वो अपर बाउंड है इस सीक्वेंस का। क्यों? बिकॉज xn is less than or equal to -1 for every n in n। यानी जब हम क्या करते हैं, n की वैल्यू 1 लेते हैं तो -1 आता है हमारा। ठीक, तो x1, ये x1 टर्म है हमारा, तो x1 जब देते हैं तो -1, तो वो क्या है, -1 के बराबर है। फिर x2 लेते हैं तो क्या हो जाता है, -2। x2 जब लेते हैं तो यहाँ -2 हो जाता है, वो हमको पता है -1 से छोटा है। फिर x3 पे जब आते हैं तो आ जाता है -3, तो वो भी हमारा क्या है, -1 से छोटा है। तो ये आगे देख रहे हैं हम, हर एलिमेंट के लिए ऐसे होल्ड करेगा, यानी -1 जो है वो अपर बाउंड हो गया और ये सीक्वेंस कैसा हो गया हमारा, बाउंडेड एबव सीक्वेंस। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स 2-3 लेने से किसी चीज में कुछ डाउट हो तो वो क्लियर हो जाता है। एक एग्जाम्पल से क्लियर नहीं होता तो नेक्स्ट में वो चीज समझ में आ जाती है। तो नेक्स्ट जो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं सीक्वेंस का, वो ले लेते हैं तो 1/n, द सीक्वेंस 1/n। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द सीक्वेंस 1/n। इस सीक्वेंस के एलिमेंट किस तरह से होंगे, n की वैल्यू 1 देंगे तो पहला एलिमेंट 1 सीक्वेंस का, 2 देंगे तो 1/2, थर्ड 1/3, फोर्थ 1/4। ये जनरल टर्म 1/n हो गया हमारा। ये सीक्वेंस कुछ इस तरह का सीक्वेंस है। ठीक, तो ये सीक्वेंस भी बाउंडेड एबव सीक्वेंस होगा। क्यों? अभी मैंने बताया था कि अगर किसी सीक्वेंस को बाउंडेड एबव होना है तो कोई एक ऐसा रियल नंबर मिलना चाहिए कि सीक्वेंस का हर एलिमेंट जो है उस नंबर से छोटा हो, ठीक, और या तो बराबर। ठीक, यहाँ पर भी देखिए जैसे पिछले केस में था, पहला एलिमेंट 1, फिर 1/2 यानी उससे छोटा हो गया, 1/3, 1/4। यानी यहाँ से आगे जब हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो कंफर्म है कि वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। तो सबसे बड़ी वैल्यू सीक्वेंस में सबसे बड़ा अधिक वैल्यू वाला एलिमेंट कौन सा है, 1। तो 1 अगर हम ले लेते हैं 1 को m, तो हम देखते हैं कि बाकी सारे एलिमेंट क्या आएंगे, इसके नीचे ही आएंगे। 1 सबसे ऊपर है, फिर 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। ठीक, तो अगर हम m को 1 लेते हैं तो देख रहे हैं कि इस सीक्वेंस का हर एलिमेंट या तो m के बराबर है या तो m के नीचे है, यानी m से छोटा है। तो एक तरह से 1 जो है वो क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया इस पूरे सीक्वेंस का, और ये सीक्वेंस कैसा हो गया, बाउंडेड एबव हो गया। ये एक एग्जाम्पल था। एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं हम लोग, थर्ड एग्जाम्पल, सीक्वेंस -1 टू द पावर n। ये सीक्वेंस जो है इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, सीक्वेंस के एलिमेंट्स जब भी निकालने हो, ये जनरल टर्म दिया होता है, जब भी एलिमेंट्स निकालने हो तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो पहला एलिमेंट सीक्वेंस का, 2 रखेंगे तो सेकंड एलिमेंट, फिर 3 रखेंगे तो थर्ड एलिमेंट, और ऐसे ही ये हमारा सीक्वेंस चलता गया। ठीक, ये सीक्वेंस हमको एक मिल गया। अब क्या ये सीक्वेंस बाउंडेड एबव है? अगर हमारा क्वेश्चन है कि क्या ये सीक्वेंस बाउंडेड एबव है, तो सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ेगा एक ऐसा कोई रियल नंबर दिमाग में लाएंगे कि इस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट या तो उससे छोटे हों या बराबर हों। सारे छोटे भी ले सकते हैं, ठीक, या बराबर है तब भी चलेगा। तो हमको दिख रहा है कि इसमें 2 ही नंबर्स आ रहे हैं, -1 और 1। तो यानी 1 जो है इस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट या तो 1 के बराबर है या उससे छोटे हैं। तो हम चाहे तो 1 को क्या ले सकते हैं, अपर बाउंड ले सकते हैं। जैसे ही हम m को लेते हैं 1, ठीक, जैसे ही m को 1 लेते हैं तो क्या होता है कि इस सीक्वेंस का हर एलिमेंट या तो m के बराबर है या उससे छोटा है। तो यानी ये सीक्वेंस क्या हो गया, बाउंडेड एबव हो गया, और ये क्या है, m = 1 इज अपर बाउंड। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर 1 अपर बाउंड है, ठीक,
तो अगर 2 लेंगे तो क्या वो अपर बाउंड नहीं होगा? वो भी अपर बाउंड हो जाएगा। 3 लेंगे तो वो भी अपर बाउंड हो जाएगा। 1.6 लेंगे तो वो भी अपर बाउंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट 1 से छोटे या उसके बराबर हैं तो 1.6 से भी क्या होंगे? छोटे होंगे। 2 से भी छोटे होंगे, 3 से भी छोटे होंगे। यानी जो भी नंबर हमको अपर बाउंड मिल रहा है उससे बड़े भी जितने नंबर्स हैं वो सारे भी इस सीक्वेंस के क्या हो जाएंगे? अपर बाउंड हो जाएंगे। इस सीक्वेंस के लिए एक अपर बाउंड 1 है, 2 को भी हम अपर बाउंड ले सकते हैं। 1 से बड़े जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे भी क्या हो जाएंगे? इस सीक्वेंस के अपर बाउंड। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने ले लिया 1.01, ठीक, तो ये अपर बाउंड है या नहीं हमें चेक करना है। 1 हमने अपर बाउंड लिया था, हम कह रहे हैं 1.01 उससे बड़ा है तो ये भी अपर बाउंड होगा। तो चेक करने का तरीका क्या है? हम जाकर चेक करते हैं कि इस सीक्वेंस का हर एलिमेंट इससे छोटा है या नहीं। ठीक, तो देख रहे हैं -1 है तो वो इससे छोटा होगा, 1 है तो वो भी इससे छोटा होगा, यानी 1.01 क्या हो गया? अपर बाउंड हो गया इस सीक्वेंस में। ऐसे ही 2 भी होगा, 3 भी होगा। और हम देखते हैं कि इनफाइनाइट नंबर्स हैं जो कि क्या है? अपर बाउंड है इस सीक्वेंस में। अगर किसी सीक्वेंस का एक अपर बाउंड मिल गया तो उससे बड़े जितने भी नंबर्स हैं तो इनफाइनाइट कलेक्शन हो जाएगा, तो वो सारे नंबर जो है वो क्या होंगे? अपर बाउंड होंगे इस सीक्वेंस के। तो किसी सीक्वेंस का एक अपर बाउंड है तो उसके इनफाइनाइट अपर बाउंड्स मिल जाएंगे, क्योंकि उस नंबर से बड़ा हर एक नंबर जो होगा वो एक अपर बाउंड होगा उस सीक्वेंस के। ये था इतना अपर बाउंड के लिए। अब नेक्स्ट हम आते हैं बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, जैसे बाउंडेड अबव था, डेफिनेशन उसी तरह से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक सीक्वेंस है एक्सन, एक सीक्वेंस है हमारे पास एक्सन जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरह है x1, x2, x3, x4। जनरल टर्म सीक्वेंस का जो है वो है एक्सन। ठीक, इस सीक्वेंस को कब हम कहेंगे कि ये बाउंडेड बिलो है? बिलो से बाउंडेड है, नाम से ही समझिए, बाउंडेड बिलो, यानी ऐसा सीक्वेंस जो बिलो से बाउंडेड है, नीचे से बाउंड। यानी कोई नंबर हमको ऐसा मिल जाए, कोई रियल नंबर, इस सीक्वेंस के हर एलिमेंट से छोटा हो या उसके बराबर हो, नीचे से बाउंड करे सीक्वेंस को। ठीक, जो भी इसकी लोएस्ट वैल्यू है सीक्वेंस में, जो लोएस्ट वैल्यू है या तो उसके बराबर हो या उससे छोटा कोई नंबर हमें मिल जाता है तो हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस क्या है? बाउंडेड बिलो। अगर कोई रियल नंबर m हमको ऐसा मिल जाए कि ये m जो है वो x1 से भी छोटा या उसके बराबर हो, x2 से भी छोटा हो, x3 से भी छोटा या बराबर हो, जनरल टर्म xn ले ले तो उससे भी छोटा या बराबर हो, यानी कोई भी नेचुरल नंबर हम ले, चाहे x1 ले, चाहे x2 ले, चाहे x3 ले, m जो है हर एलिमेंट से या तो छोटा हो या उसके बराबर हो, तो हम कहते हैं कि m जो है वो क्या है? m इज लोअर बाउंड ऑफ सीक्वेंस एक्सन। और इस सीक्वेंस को उस समय हम कहेंगे कि ये क्या है? बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। जैसे इसको अगर और इजी लैंग्वेज में समझना हो तो एग्जाम में इस तरह में लिखिएगा। मान लिया कि हमारे एलिमेंट जो है x1, x2, x3, चलिए उसको इस चीज को कोई एग्जाम्पल लिख के बताते हैं तब उसमें एक्सप्लेन करेंगे। तब एग्जाम्पल्स, हमारा पहला एग्जाम्पल जो हम लोग लेते हैं, वो लेते हैं सीक्वेंस। द सीक्वेंस n/n+1। जनरल टर्म सीक्वेंस का लिखा हुआ है, तो अगर सीक्वेंस के एलिमेंट्स को हम सारे देखना चाहें तो n की वैल्यू पहले 1 देंगे, तो 1/1+1 यानी क्या हो जाएगा? 1/2। फिर सेकंड एलिमेंट देना है यानी n की वैल्यू 2 देना है, तो 2/2+1 यानी 2/3। फिर 3 देंगे तो 3/4, 4/5 एंड सो ऑन। ये हमारा एक सीक्वेंस है n/n+1। ठीक, अब इस सीक्वेंस में ध्यान दीजिए, ये वैल्यू है हमारी। आगे जैसे जैसे सीक्वेंस में हम जा रहे हैं वैल्यू जो है एलिमेंट्स की बढ़ती जा रही है। ये जैसे हमारा था, इसकी वैल्यू है 0.5। ठीक, अगर चेंज करें डेसिमल में ये देखेंगे 0.6 समथिंग। ठीक, इसको जब करेंगे तो 0.75। ओके, इसको जब करेंगे तो 0.8।
ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती जा रही है। यानी इस सीक्वेंस, अगर आपसे कोई पूछे कि इस सीक्वेंस में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हुई, तो आपको पता है कि जो फर्स्ट टर्म है उसी की वैल्यू सबसे छोटी है 0.5। ठीक, तो n इक्वल 0.5 हम कह सकते हैं ये क्या है, लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड ऑफ सीक्वेंस n/n+1। क्यों लोअर बाउंड है? क्योंकि लोअर बाउंड होने के लिए एक कंडीशन होती है कि जो नंबर है वो सीक्वेंस के हर एलिमेंट्स से छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि हाँ 0.5 इसके बराबर है, इससे छोटा है, इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, तो आगे वाले टर्म्स बड़े होते जा रहे हैं तो उन सब से भी छोटा होगा। यानी इसको अगर हम छोड़ दें तो ये हर टर्म से छोटा है और इस टर्म के बराबर है। यानी ये क्या हो गया, लोअर बाउंड हो गया। और ये सीक्वेंस हमारा कैसा हो गया, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। इस चीज को अगर हम अगर समझने के पर्पज से देखें तो मान लेते हैं कि अगर हम नीचे से ऊपर बढ़ती हुई वैल्यूज को रख रहे हैं, तो सबसे नीचे हमारा है 1/2, ठीक, ऊपर जाते हुए हम वैल्यूज को इंक्रीज कर रहे हैं। फिर उसके ऊपर है 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, ठीक, वैल्यूज बढ़ती जा रही है, ऐसे चलते जा रहे हैं। तो लोअर बाउंड इस सीक्वेंस का ये ऐसे ऊपर चलता जाएगा। तो लोअर बाउंड से मतलब है कि हमें नीचे एक बाउंड करने वाला इस सीक्वेंस के एलिमेंट को एक रियल नंबर मिल जाए, एक कोई ऐसा रियल नंबर मिल जाए जो इस सीक्वेंस को लोअर बाउंड बनाए उसका। तो वो एलिमेंट जो है वो लास्ट वाले एलिमेंट के इक्वल भी हो सकता है या उससे छोटा भी। तो यहाँ पर हम लोगों ने m इसी को ले लिया। तो अब हम देख रहे हैं कि इस सीक्वेंस का हर एलिमेंट जो है वो क्या है, m से बड़ा ही है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि m जो है सीक्वेंस के हर एलिमेंट से छोटा है या तो बराबर है। तो m जो है लोअर बाउंड होगा। अब अगर 1/2 लोअर बाउंड है तो 1/2 से छोटा क्या ले सकते हैं, 1/3। क्या ये लोअर बाउंड नहीं होगा, ये भी लोअर बाउंड होगा क्योंकि 1/2 के नीचे है, उससे भी छोटा 1/3 है। तो अब हम देख रहे हैं कि सीक्वेंस के सारे एलिमेंट, अगर हम यहाँ से देखें सीक्वेंस के एलिमेंट्स को, यहाँ से हमारे सीक्वेंस के एलिमेंट से ऊपर चलते जा रहे हैं, ठीक। तो हम देख रहे हैं सीक्वेंस का हर एलिमेंट 1/3 जो है सीक्वेंस के हर एलिमेंट से छोटा है, तो इसको भी हम लोअर बाउंड मान सकते हैं। इससे भी छोटा कोई लेना चाहे 1/4 तो उसको भी हम लोअर बाउंड मान सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई एक रियल नंबर हमको लोअर बाउंड मिल गया किसी सीक्वेंस का, तो इससे छोटा नंबर जो कोई होगा m-1, m-2, इससे छोटे नंबर्स भी जो होंगे, m-1 छोड़ते हैं, m अगर हमको कोई मिल गया लोअर बाउंड, तो इससे जो छोटे इसके नीचे भी नंबर्स होंगे वो सारे भी क्या हो जाएंगे, लोअर बाउंड। यानी अगर कोई सीक्वेंस है उसके पास एक लोअर बाउंड है तो उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स होंगे। जैसे यहाँ पर 1/2 अगर लोअर बाउंड है, 0.5 अगर लोअर बाउंड है तो 0.4 भी एक लोअर बाउंड हो जाएगा, 0.49 भी एक लोअर बाउंड हो जाएगा, 0.3 भी लोअर बाउंड हो जाएगा, 0 भी लोअर बाउंड हो जाएगा, ठीक। तो ये सारे जितने भी नंबर 0.5 से छोटे होंगे वो सारे भी लोअर बाउंड होंगे इस सीक्वेंस। तो किसी सीक्वेंस के पास अगर लोअर बाउंड है तो उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स भी होंगे। एक एग्जांपल और, यहाँ बाउंडेड सीक्वेंस के एग्जांपल पे आते हैं, डेफिनेशन पे, और उसके एग्जांपल्स में फिर बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो के एग्जांपल्स हमको मिले जाएंगे। तो अब हमारा है बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस xn है अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस xn, तो इसे कब कहेंगे हम बाउंडेड है। कोई सीक्वेंस xn है हमारे पास, उसे हम कहेंगे कि एक बाउंडेड सीक्वेंस है अगर हमारे पास कोई दो रियल नंबर्स मिल जाए, स्मॉल n एंड कैपिटल n। रियल नंबर्स, दो रियल नंबर्स हमको मिल जा रहे हैं, स्मॉल m एंड कैपिटल n, कि इस सीक्वेंस का कोई भी एलिमेंट हम लें xn, तो उसकी वैल्यू क्या हो, इन दोनों के बीच हो। अगर हमें कोई दो रियल नंबर्स स्मॉल m और कैपिटल M ऐसे मिल जा रहे हैं कि सीक्वेंस का हर एलिमेंट जो है उन दोनों के बीच में ही हो, तो हम कहते हैं कि वो सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है। या दूसरे तरह से उसको कह सकते हैं कि अगर कोई सीक्वेंस है उसके पास एक लोअर बाउंड भी हो और एक अपर बाउंड भी हो, कोई भी सीक्वेंस जिसके पास लोअर बाउंड भी हो और अपर बाउंड भी हो, वैसे सीक्वेंस को हम कहते हैं कि कैसा है वो सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस है।
यानी ये जितने भी एलिमेंट है सीक्वेंस के एक्सन, ठीक, तो इसके लिए एक लोअर बाउंड भी मिल जाए हमें और एक अपर बाउंड भी मिल जाए। तो ऐसे सीक्वेंस को कहते हैं हम क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, the sequence 1 by n equal 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 is a bounded sequence, since बाउंडेड सीक्वेंस क्या होगा, तभी होगा जब इसके पास एक लोअर बाउंड भी होगा और एक अपर बाउंड भी होगा। तो लोअर बाउंड अपर बाउंड इस केस में हम लोग देख चुके हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू सीक्वेंस में जो है वो क्या है, 1 है। आगे जाते जाते ये वैल्यू घट रही है, तो n इक्वल 1 इज अपर बाउंड, हमें अपर बाउंड मिल गया। अपर बाउंड, लोअर बाउंड भी मिलना चाहिए, ठीक। तो हमें कोई नंबर ऐसा मिलना चाहिए, कोई रियल नंबर, ये सारे नंबर जो है वो उस नंबर से बड़े, ठीक, यानी एक लोअर बाउंड मिलना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो वैल्यू देखते हैं और डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज हो रही है, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा बढ़ता जाए, ठीक। तो किसी पॉइंट पे पहुंच के ये 1 लाख हो जाएगा, ठीक। किसी पॉइंट पे पहुंचेंगे तो 1 करोड़, ये वैल्यू और छोटी होती जाएगी, होती जाएगी, लेकिन ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। ये वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी लेकिन कभी भी 0 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 0 होने के लिए हमें क्या चाहिए, 1 by n है, तो 0 होने के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे इन्फिनिटिव रखना पड़ेगा। ये वैल्यू अगर 0 हो तो उसके लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, इन्फिनिटिव रखना पड़ेगा। लेकिन हमें पता है कि इन्फिनिटिव जो है वो एक नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक। तो जितना भी बड़ा नेचुरल नंबर हम यहाँ पर नीचे n की जितनी भी बड़ी वैल्यू रखते जाए, इनफाइनाइट तो रख नहीं सकते, जब भी जितनी भी बड़ी कोई एक फाइनाइट वैल्यू भी रखेंगे तो वो क्या होगा, हमें ये वैल्यू जो मिलेगी वो क्या होगी, 0 से हमेशा बड़ी वैल्यू ही मिलेगी। ये सीक्वेंस में कभी भी हमें 0 नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा वो 0 से बड़ा नंबर ही मिलेगा। तो एक तरह से इस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स 0 से बड़े होंगे, तो हम 0 को इसका लोअर बाउंड ले सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं m इक्वल 0 इज लोअर बाउंड ऑफ 1 by। इसलिए ये क्या हो गया, ये बाउंडेड सीक्वेंस हो गया, क्योंकि इसके पास अपर बाउंड भी है और लोअर बाउंड भी। सेकेंड एग्जाम्पल, द सीक्वेंस n by n plus 1। ये सीक्वेंस हम लोगों ने लिया था, सीक्वेंस n by n plus 1। तो इस सीक्वेंस के एलिमेंट कैसे होंगे हम लोग के पहले ही देख चुके हैं हम लोग। जब n की वैल्यू 1 देंगे तो 1 by 2, फिर 2 by 3, फिर 3 by 4, 4 by 5, 5 by 6। देखिए जैसे फर्स्ट से सेकंड एलिमेंट पे गए तो वैल्यू बढ़ गई, फिर उससे वैल्यू बढ़ गई, फिर उससे वैल्यू बढ़ गई, और ये वैल्यू आगे बढ़ती जा रही है। यानी सबसे छोटी वैल्यू जो हमारी है सीक्वेंस की सबसे, वो क्या है, 1 by 2। इसे हम क्या ले सकते हैं, ये है 1 by 2, फिर 2 by 3, फिर 3 by 4, ये ऊपर जाते जाते वैल्यू हमारी बढ़ती जा रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसी को लोअर बाउंड ले सकते हैं। तो इज बाउंडेड सिंस n इक्वल 1 by 2 इज लोअर बाउंड। तो बाउंडेड होने के लिए लोअर और अपर दोनों चाहिए, तो लोअर बाउंड तो मिल गया। अब अपर बाउंड, हम अपर बाउंड m क्या ले सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि ये वैल्यू आगे बढ़ती जा रही है, ठीक, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं तो बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या ये वैल्यू कभी 1 पहुंचेगी। 1 होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6, यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7। लेकिन जैसे जैसे हम देख रहे हैं सीक्वेंस के एलिमेंट्स को कि हमेशा जो है ऊपर जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा ही है, ठीक। न्यूमरेटर अगर n जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है तो वैल्यू कभी भी जो है वो 1 नहीं पहुंचेगी, वो हमेशा 1 से छोटी ही रहेगी। यानी इस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट जो है वो 1 से छोटे होंगे, 1 कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो एक तरह से 1 इन सारे नंबर्स से बड़ा एक नंबर हमको मिल गया, तो हम m इक्वल 1 को ले सकते हैं इज एन अपर बाउंड ऑफ n by n plus 1। इसलिए ये बाउंडेड हो गया क्योंकि इसके पास अपर बाउंड भी है और लोअर बाउंड भी है। एक सीक्वेंस और, द सीक्वेंस
-1 to the power n इक्वल, इसके एलिमेंट्स होंगे हमारे -1 1 -1 1। ये भी दिख रहा होगा बाउंडेड है, क्योंकि m इक्वल -1 जो है वो लोअर बाउंड है, इज लोअर बाउंड, एंड कैपिटल M इक्वल 1 इज अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। ठीक, तो इसलिए ये भी हमारा सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड सीक्वेंस होगी। अब कुछ ऐसे सीक्वेंस जो ना तो बाउंडेड हो, अब आप कुछ ऐसे सीक्वेंस के एग्जांपल लेंगे, ये तो सारे बाउंडेड सीक्वेंस हो गए। अब कुछ ऐसे सीक्वेंस के भी एग्जांपल देख लें जो बाउंडेड नहीं। ठीक, जैसा एक सीक्वेंस हमारे पास है एग्जांपल, ऐसे सीक्वेंस जो बाउंडेड नहीं है। हमारे पास एग्जांपल है सीक्वेंस -1 टू द पावर n इंटू n। ठीक, इस सीक्वेंस के एलिमेंट्स को देख लेते हैं कैसे हैं। जब n की वैल्यू 1 देंगे, यहाँ 1 यहाँ 1 यानी -1, n की वैल्यू 2 देंगे तो -1 टू द पावर 2 इंटू 2, n की वैल्यू 2 देंगे तो -1 टू द पावर 2 इंटू 2 यानी ये वैल्यू हो जाएगी 2। n की वैल्यू 3 देंगे तो -1 टू द पावर 3 इंटू 3 यानी -3। 4 देंगे तो -1 टू द पावर 4 यानी 4 हो गया, फिर -5, फिर 6। तो कुछ इस तरह के एलिमेंट्स हैं हमारे इस सीक्वेंस के। ठीक, तो अब ये सीक्वेंस जो है ये बाउंडेड अगर है तो इसका एक अपर बाउंड भी हमारे पास होना चाहिए और एक लोअर बाउंड भी होना चाहिए। ठीक, लेकिन हम देखते हैं कि इसका ना तो अपर बाउंड है और ना ही कोई लोअर बाउंड है। क्यों? देखिए अपर बाउंड, अब देखिए अगर हम पॉजिटिव वैल्यूज को लेते हैं तो 2 4 6 8 ये ऐसे आगे चलता रहेगा। ठीक, ये आगे वैल्यूज जो है हमें कहीं भी ये रुकेगा नहीं, ये इसी तरह 2 4 6 8 ऐसे चलते जाएंगे। ठीक, तो हमें अपर बाउंड इस केस में नहीं मिल पाएगा। अब लोअर बाउंड की बात करते हैं, तो लोअर बाउंड के लिए -1 देखते हैं, -1, ठीक, फिर -3, -5, फिर ऐसे ही -7। ये हमें आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमें और छोटी क्वांटिटीज मिलती जा रही है, कहीं रुक नहीं रहा। तो ना तो हमें सबसे छोटी कोई वैल्यू मिल रही है और ना ही सबसे कोई बड़ी वैल्यू उसमें मिल पा रही है, इसलिए इसके पास ना तो लोअर बाउंड है और ना ही अपर बाउंड है, इसलिए ये बाउंडेड नहीं होगा ये सीक्वेंस। नेक्स्ट, अगर हम सीक्वेंस लेते हैं, सीक्वेंस -n, इसके एलिमेंट कुछ होंगे हमारे -1 -2 -3 -4। तो ये सीक्वेंस हमारा जो है ये भी बाउंडेड नहीं होता, क्योंकि बाउंडेड की कंडीशन होती है कि लोअर बाउंड भी मिलना चाहिए और अपर बाउंड भी मिलना चाहिए। दोनों में से कोई भी एक अगर नहीं मिल पा रहा है लोअर या अपर बाउंड से, तो वो सीक्वेंस बाउंडेड नहीं होगा। तो देखते हैं कि क्यों बाउंडेड नहीं है, क्या लोअर बाउंड नहीं मिल रहा है या अपर बाउंड नहीं मिल रहा है या दोनों ही नहीं मिल रहे। तो देखिए सीक्वेंस के एलिमेंट्स को जब हम पैटर्न में देखते हैं तो देख रहे हैं आगे जैसे ही हम जा रहे हैं तो वैल्यू और छोटी होती जा रही है, -1 से छोटा -2 -2 से छोटा -3। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो वैल्यूज घट रही है, यानी सबसे बड़ी वैल्यू हमारी यही है। ठीक, यानी अपर बाउंड तो मिल गया, -1 इज अपर बाउंड, क्योंकि सीक्वेंस के जितने एलिमेंट्स हैं वो इसके नीचे ही है, इससे छोटे ही है या इसके बराबर है। ठीक, तो ये सबसे ऊपर है तो ये अपर बाउंड होगा, लेकिन लोअर बाउंड ये ऐसे हमारा सीक्वेंस की वैल्यू कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कहीं रुक नहीं रही। तो यानी इस सीक्वेंस के लिए हमें कोई लोअर बाउंड नहीं मिलेगा, लोअर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, लोअर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस कारण ये जो हमारा सीक्वेंस है, दिस सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड सिंस m इक्वल -1 इज अपर बाउंड बट दिस सीक्वेंस हैज नो लोअर बाउंड। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई सीक्वेंस हम लेते हैं n या n², ये सीक्वेंस लेते हैं तो n हो जाएगा 1 2 3 4, ये सीक्वेंस हो गया हमारा। n² हो जाएगा 1², 2², 3²। तो ये सीक्वेंस भी हमारे बाउंडेड नहीं होंगे, क्योंकि दोनों ही सीक्वेंस के केस में हमें लोअर बाउंड मिल रहा है। इस केस में लोअर बाउंड 1 हो गया, सबसे छोटी वैल्यू 1। ठीक, लेकिन अपर बाउंड, कोई अपर बाउंड हमें नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा नंबर नहीं मिल रहा है कि सीक्वेंस के एलिमेंट्स उससे छोटे हो गए। तो लोअर बाउंड एग्जिस्ट बट इट डज नॉट हैव अपर बाउंड, सो दिस सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड। ऑल्सो इन दिस सीक्वेंस 1² इज द लोअर बाउंड बट नो अपर बाउंड एग्जिस्ट फॉर दिस सीक्वेंस, सो इट इज ऑल्सो नॉट ए बाउंडेड सीक्वेंस। ओके।
तो बाउंडेड सीक्वेंस का इतना एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। एक चीज और, एम और कैपिटल एम दो नंबर्स रियल नंबर्स लेने की बजाय क्या करते हैं, हम जब बाउंडेड प्रूफ करना होता है किसी सीक्वेंस को, तो हम कोई एक रियल नंबर के ले लेते हैं ग्रेटर देन 0, ठीक, और चेक कर लेते हैं कि सीक्वेंस का हर एलिमेंट -k और k के बीच है या नहीं, ठीक। यानी mod xn is less than equal to k for every n belonging to n if mod xn is less than equal to k for every n belonging to n where k is greater than 0, then sequence xn is bounded। दो नंबर्स लोअर और अपर बाउंड अलग अलग ढूंढने के बजाय अगर हमें कोई एक ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर k मिल जाता है कि सीक्वेंस जो हमारा सीक्वेंस है x1, x2, x3, ठीक, तो अगर हमें कोई एक ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर k मिल जाए कि x1 भी -k के बीच हो, x2 भी -k के बीच हो, x3 भी -k के बीच हो, यानी इस बात को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि mod xn जो है वो लेस देन इक्वल टू k हो हर n नेचुरल नंबर n के लिए, उस केस में भी हम कहते हैं कि सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है। तो कहीं पर ये डेफिनेशन यूज होगी हमारी लोअर बाउंड अपर बाउंड वाली, और कई जगह ये प्रूफ करके भी हम लोग प्रूफ करेंगे कि हमारा सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड सीक्वेंस है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि बाउंडेड सीक्वेंस और सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कुछ अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।